बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 8। तो पिछले पार्ट्स में हम किंगडम फंजाई पढ़ते थे और किंगडम फंजाई में हमने फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट कर लिया था। बस हमारे ये लास्ट के दो इसमें ग्रुप्स रह रहे हैं, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। तो देखो, बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स, ट्रीज, स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है वो सॉइल पे ग्रो कर सकता है, ट्री स्टम्प यानी कि जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उन पर ग्रो कर सकता है, और ये लिविंग प्लांट बॉडीज पे भी हो सकता है। किस फॉर्म में? पैरासाइट की फॉर्म में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम पिछले पार्ट में मैं बता चुका हूँ, माइसीलियम क्या होता है, हाइफे का एक जाल होता है, नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं माइसीलियम। और माइसीलियम आपको पता है ब्रांच होगा या अनब्रांच होगा, सेपरेट होगा या ए सेपरेट होगा। ए सेपरेट को सिनोसाइटिक भी बोलते हैं, पीछे पिछले वाले पार्ट में हमने ये सब पढ़ा था। तो बेसिडियम माइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच होता है और सेपरेट होता है। हमने ये पढ़ा था कि जो माइसीलियम होता है, जो ए सेपरेट होता है, वो सिर्फ माइसीलियम, फाइकोमाइसिटीज का जो होता है वो ए सेपरेट होता है। बाकी जितने एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज आएंगे उनका जो माइसीलियम होगा वो सेपरेट होगा। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में आपको क्या मिल जाता है, ए सेक्शुअल स्पोर मिल रहे थे, जू स्पोर एंड ए प्लान स्पोर। और यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में भी आपको ए सेक्शुअल स्पोर मिल रहे थे जैसे कि कोनाइडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज में बात करें तो यहाँ पे कोई ए सेक्शुअल स्पोर होते ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। हमने जब हम फंजाई का ओवरव्यू ऊपर पढ़ रहे थे तो देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसमें, फंजाई में, वो तीनों होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। लेकिन यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज में सिर्फ क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है इसको ध्यान से सुनेंगे। Fifth point, sex organs are absent but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain or genotype। अभी यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पहले हम इसको रीड करके हिंदी में समझ लेते हैं, अभी डायग्राम आएगा उससे समझ में आएगा। तो देखो इसके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन ही नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जो प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब जो दो सेल हैं उनके सेल जो है उसमें से सेल वॉल हटा दो, जो बचा उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और जब दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी कैसे की जाती है, इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल। दो कोई से भी वेजिटेटिव सेल ले लो या फिर सोमेटिक सेल ले लो, डिफरेंट स्ट्रेन्स के या फिर डिफरेंट जीनोटाइप के, मतलब जिनका जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट हो। दो ऐसे सोमेटिक सेल ले लो या दो ऐसे वेजिटेटिव सेल ले लो और उनको फ्यूज करा दो, उसी को बोलेंगे कि भाई ये प्लाज्मोगेमी हो गई। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जब हम दो सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स को फ्यूज कराते हैं तो यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, देखो यहाँ पर एक स्टेज आती है एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में, एक इंटरवीनिंग यानी बीच में एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। मतलब इसमें एक सेल में दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं, क्योंकि जो असल में प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होती है, कार्योगेमी। तो कार्योगेमी लेट होती है, डिले हो जाती है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। तो इसमें जो है दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब दो सोमेटिक सेल फ्यूज करेंगे डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि जिसमें एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, अब उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा बेसिडियम। क्या बनेगा, बेसिडियम। एक को बोलेंगे बेसिडियम और प्लूरल फॉर्म इसको बोलेंगे बेसिडिया। ठीक है, अब ये जो बेसिडियम होगा इसके अंदर क्या होगी, कार्योगेमी होगी। यहाँ पे KARYOGAMY आएगा, एम के आगे वाई नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। कार्योगेमी होगी मतलब जो दो न्यूक्लियस से एक सेल के अंदर वो फ्यूज हो जाएंगे। अब फ्यूज होने के बाद यहाँ पे दूसरी प्रोसेस होगी मियोसिस की। जो बेसिडियम होगा उसके अंदर मियोसिस होगी, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस जब होता है तो चार हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे फोर हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे, उन स्पोर्स को क्या नाम दिया जाएगा, क्योंकि बेसिडियम से बने हैं तो बेसिडियो स्पोर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिडियो स्पोर जो अभी हमने ऊपर बात करी, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम। ये जो बेसिडियम है इसके ऊपर क्या बने, बेसिडियो स्पोर बने। कैसे बनते हैं, एक्सोजीनसली, एंडोजीनसली नहीं बनते। एक्सोजीनियसली एंडोजीनियसली क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बता देते हैं। एक्सोजीनियसली का मतलब क्या होता है, किसी भी सैक या कैविटी के अंदर अगर स्पोर्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोजीनियसली, यानी कि अंदर किसी जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर के। ठीक है, और एक्सोजीनियसली मतलब किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में नहीं बन रहे, बाहर बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो बेसिडिया, बेसिडिया किसे बोलेंगे, जो बेसिडियम है जिसमें मियोसिस होकर के स्पोर बने हैं, बेसिडियो स्पोर।
तो बेसिडियम एक को बोलेंगे, बहुत सारों को बोलेंगे बेसिडिया। तो बेसिडिया अरेंज होगी एक पर्टिकुलर मैनर में और फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प बोलेंगे। अभी आपको 50-50 समझ में आया होगा, ये यहाँ से ये फिफ्थ पॉइंट से लेकर के यहाँ लास्ट तक 7 तक। अभी जब हम डायग्राम देखने वाले हैं, अब देखेंगे डायग्राम, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बेसिडियम आइसिडीज का डायग्राम है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिडियोमाइसिटीज का डायग्राम है। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्शुअल स्पोर। सेक्शुअल स्पोर यानी कि बेसिडियो स्पोर इसमें कैसे बनते हैं। तो देखो, हमने जैसे कि हमने बात करी, तो सेक्स ऑर्गन इसके अंदर होते नहीं है, तो कोई भी दो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स जो होंगे उनका फ्यूजन करा देंगे। तो हमने कोई भी दो हाइफे ले लिए, ठीक है, क्योंकि फंजाई किसका बना होता है, हाइफे का बना होता है, ठीक है। दो कंपेटिबल हाइफे ले लिए। अब जो हाइफे है उनको क्या कराया, फ्यूज करवाया, ठीक है। अब ये जो हाइफे हैं ये कैसे हो गए, फ्यूज हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कुछ फ्यूज नहीं थे, अब यहाँ देखो ये कनेक्शन मिल गया, कनेक्शन हो गया इन दोनों का, मतलब फ्यूज हो गया, ठीक है। समझने के लिए डायग्राम है। तो पहली प्रोसेस क्या हो गई, प्लाज्मोगेमी, यानी कि जो दो सेल्स थे या दो प्रोटोप्लाज्म थे इन दोनों हाइफे के, वो फ्यूज हो गए। उसके बाद क्या हुआ, इधर देखो, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा पहले इधर जूम करते हैं। ओके, अब ठीक है। और जूम, और ओके। अब जब ये हाइफे फ्यूज हो गए, तो आपने हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मोगेमी के बाद क्या आता है, एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है ना, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है। जब अभी हम बेसिडियोमाइसिटीज के नोट्स पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था। तो वो जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा कि ये एक सेल है, उसके अंदर जो है दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन होगी। कितने न्यूक्लियस वाली, दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन होगी। और इसको हमने क्या नाम दिया था, बेसिडियोकार्प। पीछे नहीं लिखा था शायद। अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद क्या हुआ था, हमने क्या बोला था कि जब ये डाइकैरियोटिक स्टेज होगी, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा, इस डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर में फिर क्या होगी, कार्यक्रमी होगी, यानी कि जो दो न्यूक्लियस होंगे वो फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। और वो जब फ्यूज कर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मियोसिस होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इस डायग्राम को अच्छे से बताता हूँ। ये पूरा डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, जो कि दो सोमेटिक या फिर वेजिटेटिव हाइफे उनके जो है फ्यूज होने से बना है, ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है कि ये जो है ना, ये धागे से जो दिख रहे हैं, ये ठीक है, ये धागे से, असल में इनके अंदर मियोसिस होती है, उससे स्पोर्स बनते हैं। देखो, ये जो एक धागा है, इसको हमने यहाँ जूम आउट करके ऐसे बाहर ले लिया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको हमने बाहर ले लिया। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है इतना डिटेल में, इसको बस ऐसे ऊपर ऊपर से देखना, ठीक है। अब ये जो एक एक जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेसिडियम। यस, ये वही बेसिडियम है जो अरेंज होकर के फ्लोटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिनको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। यही बेसिडियम है, ये बेसिडियम स्ट्रक्चर हो गया। एक सिंगल बेसिडियम, उसको बेसिडियम बोलते हैं, कई सारों को बेसिडिया बोलते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि बेसिडियम अरेंज होकर के फ्लोटिंग बॉडीज बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प बोलते हैं। अब वो पूरी फ्लोटिंग बॉडी ये है वो पूरी फ्लोटिंग बॉडी। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको हम नाम देंगे बेसिडियो कार्प। तो यहाँ पे डायग्राम जो है ना, वो थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने खुद ही ड्रॉ करके बनाया है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैंने दूर कर दिया कि जो बेसिडियम है जिसमें स्पोर बनेंगे वो ये है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। ये कैसी होती है, डिप्लॉयड 2n कंडीशन होती है। अब ये जो बेसिडियम होती हैं, ये ऐसे धागे की फॉर्म में अरेंज रहती हैं, यहाँ देखो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक से, ठीक है। और ये अरेंज होकर के क्या बनाती है, एक पूरी फ्लोटिंग बॉडी। और इस फ्लोटिंग बॉडी को क्या नाम देते हैं, बेसिडियो कार्प नाम देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये जो एक सिंगल बेसिडियम है, इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। देखो, ये मियोसिस से ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा, बेसिडियम का कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। बेसिडियम का स्ट्रक्चर, फिर बेसिडियम के एकदम देखो टिप पर यहाँ पे क्या बनने लग जाएंगे, बेसिडियो स्पोर बनने लग जाएंगे। फिर ये बेसिडियो स्पोर जो है ये फ्री हो जाएंगे, बेसिडियो स्पोर बन गए। फिर ये जो बेसिडियो स्पोर है जर्मिनेट करके फिर से दोबारा हाइफे बनाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। वैसे अगर ये डायग्राम समझ में नहीं भी आया हो, थोड़ा बहुत भी समझ आया हो 50 या 40%, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए ऐसे समझ में नहीं आता अगर हम बिना डायग्राम के पढ़ते तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो इसमें आता है मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, रस्ट और स्मट। अब आपको मैं ये बता दूं कि रस्ट और स्मट जो होते हैं ना, ये दोनों पैरासाइटिक फंजाई होती हैं, यानी कि प्लांट बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं, रस्ट या फिर स्मट। ये दोनों जो फंजाई हैं ये पैरासाइटिक फंजाई हैं। अब यहाँ पे देखो,
अब ये जो बेसिडियोमाइसीटीज है, इसके जो एग्जांपल याद करने की जो ट्रिक है वो है पुआ। पुआ से याद रख सकते हैं आप, पुआ। पी मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये पक्कीनिया। पक्कीनिया जो है रस्ट फंगस को बोलते हैं, ठीक है। ये डिजीज होती है, मैंने आपको बताई भी थी कि ठीक है, कि वीट के ऊपर जो होती है वो रस्ट फंगस लग जाता है, ठीक है। उस डिजीज को हम बोलते हैं वीट रस्ट। वीट रस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो रस्ट फंगस होता है जिसका नाम है पुकीनिया, इसका कलर ब्राउनिश सा होता है, मतलब जैसा जंग होता है ना, यानी कि रस्ट होता है, उस जैसा इसका कलर होता है। इस वजह से उस बीमारी को बोलते हैं वीट फंगस, जो वीट के फसल के ऊपर लग जाती है। यू से होता है उस्टिलागो। उस्टिलागो स्मट को बोलते हैं। एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि एगेरिकस किसको बोलते हैं, मशरूम को बोलते हैं, ठीक है। एक एक बार एग्जांपल हम रिविजिट करते हैं। तो देखो फाइकोमैसिटीज के जो एग्जांपल्स थे हमने वो कैसे याद किए थे, मार, मार से याद किए थे। एम फॉर हो जाएगा म्यूकस, सॉरी म्यूकर। ए फॉर हो जाएगा आपका एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो वही पैरासाइटिक फंजाई होती है मस्टर्ड के ऊपर जो वाइट स्पॉट्स कॉज करती है, सबसे शुरू में हमने बताया था। और आर फोर क्या हो जाएगा, ब्लड मोल्ड, यानी ब्लड के ऊपर जो फंजाई होती है जो ब्लड को खराब कर देती है, उसको हम बोलते हैं राइजोपस। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि एस्कोमाइसिटीज में जितने भी फेमस फेमस फंजाई है ना जो आपको याद रहती हैं, वो आती हैं। जैसे कि पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, जो कि मल्टीसेलर होती है, पेनिसिलियम फंजाई, वो आती है। और यीस्ट भी काफी फेमस है, उसे ब्लू आइस यीस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या बनाया जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, और अल्कोहलिक बेवरेजेस। और यीस्ट को बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ब्रेड भी बनाया जाता है। तो जितने भी फेमस एग्जांपल्स हैं वो एस्कोमैसिटीज में आ जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा। अब दो आपको याद रखने हैं, एस्परजिलस और क्लेविसेफ, दो ये याद रखने हैं। बाकी के जो ये है तीन आपको याद रखने हैं, सॉरी। तीसरा ये भी है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। और इसकी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या थी, नाक। तो शुरू में हो गया मार, उसके बाद हो जाएगा आपका नाक। नाक एन फोर क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा। ए फोर क्या हो जाएगा, एस्पेजिलस। सी फोर क्या हो जाएगा, क्लेविसेप्स। अब दो और हैं जो कि ये याद रहते हैं, क्योंकि ये जो है राइमिंग वर्ड्स की तरह लगते हैं, मॉरल्स और ट्रफल्स। ये जो होते हैं ये खाने लायक यानी एडिबल होते हैं, ठीक है। फिर हमने बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ा, इसमें हमने एग्जांपल्स याद करने हैं पुआ से, माना कुआ, माना कुआ। पी हो जाएगा पकीनिया, यू हो जाएगा स्टिलागो, ए हो जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं, स्टिलागो स्मट को बोलते हैं, पकीनिया रस्ट फंगस को बोलते हैं। और बाकी के ये वाले जो एग्जांपल हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल्स, रस्ट और स्मट, ठीक है। वैसे रस्ट और स्मट याद करने की जरूरत नहीं, वो तो यहाँ आ गए ना। रस्ट, ये रस्ट हो गया और ये स्मट हो गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो है फंजाई वो ये होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फंजाई इम्परफेक्टाई, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई। अब इसको इम्परफेक्ट फंजाई ऐसा क्यों बोलते हैं, तो आगे पढ़ते हैं। ओनली ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। भाई ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये बाकी सबसे अलग है, इसके अंदर जो होती है सेक्सुअल फेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है, कोनाइडिया के द्वारा होती है। कोनाइडिया एक ए सेक्सुअल स्पोर होता है। और कोनाइडिया ए सेक्सुअल स्पोर और किस फंजाई के अंदर होता है, पीछे पड़ा था, एस्कोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। इसका माइसीलियम भी सेप्टेट रहेगा और ब्रांच रहेगा भाई। फाइकोमाइसिटीज को छोड़ करके एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों का जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच रहता है और सेप्टेट रहता है। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो अनब्रांच्ड और एसेप्टेड होता है, यानी सेप्टा नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स पैरासाइटिक हो सकते हैं या सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। ज्यादातर जो इसके मेंबर्स होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल। लिटर जो होता है ना, लिटर मतलब जो फीकल वेस्ट होता है, लिटर, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं और मिनरल साइकिल में मदद करते हैं ज्यादातर इसके ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स। इसके जो एग्जांपल है वो आपको कैसे याद रखना है, तो उसके जो एग्जांपल है वो ए सी टी से याद रखता हूँ मैं तो। ए मतलब हो जाएगा एल्टरनेरिया, और सी हो जाएगा कोलेटोट्राइकम, और टी हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल हम रिविजिट कर लेते हैं। यस, सबसे पहले हुआ मार, म्यूकर राइजोपस, म्यूकर एल्ब्यूकर राइजोपस। और उसके बाद हमारा हुआ नाक, न्यूरोस्पोरा, एस्पेजिलस और क्लेविसेप्स। उसके बाद हुआ पुआ, यानी कि पकीनिया, उस्टिलागो और एगेरिकस। उसके बाद हुआ एसीटी।
यानी कि अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ये जो ड्यूटेरोमाइसीटीज था ये खत्म हुआ, इसके साथ साथ हमारा किंगडम फंजाई जो इसमें सबसे बड़ा किंगडम है और सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये भी खत्म हुआ। उसके बाद ये आता है किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ये बहुत आसान है, ये भी सिर्फ 5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो किंगडम प्लांटे हम पढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है किंगडम प्लांटे में। इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। पहली बात आपको पता ही होगा कि किंगडम प्लांटे में कौन आते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कौन से वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनके पास क्लोरोफिल होता हो। सम मेंबर्स आर पार्शियली heterotrophic such as insectivorous plants और parasitic plant। देखो किंगडम प्लांटे में भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हीटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, सॉरी कंप्लीटली हीटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, पार्शियली हीटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना भी बना लेते हैं वो, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट भी आ जाए तो उसको भी पकड़ के खा लेते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट के जो एग्जांपल है वो होता है ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपने देखा भी होगा इसमें, जैसे प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी वाले गेम में भी देखा होगा कि एक फ्लैप जैसे रहते हैं दो, उसमें अगर मक्खी या किसी इंसेक्ट आके बैठ जाएगा तो एकदम से बंद हो जाता है ना। तो वो होता है। और एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। देखो इसमें फर्क क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइटिक प्लांट में। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब क्या होता है कि ये जो ब्लैडर वर्ट और ये फीनस फ्लाई ट्रैप जो इसके एग्जांपल है, ये इंसेक्ट को खा जाएंगे, ठीक है। पैरासाइटिक जो प्लांट है जैसे कस्क्यूटा, ये किसी और प्लांट से या किसी और ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेगा। तो ये दोनों में फर्क है। तीसरा है क्लोरोफिल एंड सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज। तो किंगडम प्लांटे में जो होंगे उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, थाइलाकोइड्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे, और इनकी जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज की होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो प्लांट किंगडम है, कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है 2 फेजेस। कि प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, एक होता है हैप्लॉयड गेमेटोफाइट। यानी कि पहला है देखो गेमेटोफाइट और दूसरा होता है इसमें स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट फेज होती है ना वो हैप्लॉइड होती है, यानी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। और स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नीचे लिखा है अल्टरनेट विद ईच अदर, यानी कि कभी गैमेटोफाइट होती है तो उसको बदल चेंज होकर के वो स्पोरोफाइट बन जाती है, और कभी स्पोरोफाइट चेंज होकर के गैमेटोफाइट बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ना है अगले चैप्टर में, प्लांट किंगडम में। आगे बढ़ते हैं, देखो किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में कौन आता है, किंगडम एनिमेलिया में हीटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हीटरोट्रॉफिक मतलब खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे से लेंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है, जिनके पास जो होता है एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक। दे आर मल्टीसेलर एंड लैक सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किंगडम एनिमेलिया में जो मेम्बर्स होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं, सेल वॉल नहीं होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनिमेलिया होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे ही तो डिपेंड करते हैं फूड के लिए। जैसे कि हम हैं, हम भी तो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। हम जैसे सब्जियां खाते हैं यानी प्लांट्स खाते हैं, तो वो भी तो, हम भी तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर, प्लांट्स पर। किसके लिए, फूड के लिए। यहाँ देखो डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फैट फूड एज ग्लाइकोजन और फैट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं एक इंटरनल कैविटी में, यानी कि स्टमक की ये बात कर रहे हैं। एंड स्टोर फूड एज रिजर्व ग्लाइकोजन और फैट। हाँ, कि जो फूड होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन या फिर फैट की फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है, बाय इंजेशन ऑफ फूड। मतलब किंगडम एनिमेलिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। होलोजोइक मैंने सबसे स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पार्ट में बताया था, उसका मतलब होता है कि वो एनिमल्स या फिर वो मेंबर्स या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को इंजेस्ट करके खाते हैं कैविटी में, यानी कि निगल करके खाते हैं। उसके बाद देखो ये जो चीज़ है ना वायरस, और ये इसके बाद आता है, एक मिनट, दो चीज़ें आती हैं, प्रायोन्स, वायरॉइड्स और लाइकेंस। ये जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वायरस, ठीक। तो वायरस जो होता है ना, अब देखो आपने पढ़ा कहीं कि किंगडम वायरस, ऐसा कुछ पढ़ा किंगडम वायरस। तो वायरस को क्लासिफाई क्यों नहीं करा हमने, इसका कोई किंगडम क्यों नहीं बनाया, या फिर इसको किसी किंगडम में क्यों नहीं रखा। बिकॉज क्यों नहीं रखा, देखो यहाँ रीजन है, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ये जिंदा ही नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे। इफ वी कंसीडर लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। तो भाई हमने ये माना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर होता है और वो न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन वायरस जो होता है अगर किसी एक बॉडी के बाहर है, बॉडी पे अभी उसने इफेक्ट नहीं करा है, तो वो ऐसे ही रहता है जैसे हो ही ना, यानी कि डेड होता है। तो उसको हम, जब वो कोई चीज़ डेड है, वो सेल ही नहीं है, कोई उसके पास कुछ सेल की मशीनरी नहीं है,
तो हम उसको कैसे लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, और उसको लिविंग नहीं कंसीडर करेंगे तो क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरस ये अपने जो टारगेट होस्ट होता है, यानी जिसको उसे इफेक्ट करना है, उसकी बॉडी के अंदर चला गया तब वो लिविंग हो जाता है, उसकी बॉडी के बाहर है तो डेड है। ठीक है, दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेन्स, अब ये सेल का नहीं बना होता है। हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनर्ट होता है, किसके बाहर, लिविंग सेल। जब ये किसी बॉडी या किसी सेल को इसने इफेक्ट नहीं करा, उसके बाहर है अभी, ठीक है, तो ये इसकी जो बॉडी रहेगी इनर्ट रहेगी, यानी कि कुछ नहीं करेगी। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि नमक या चीनी के जो छोटे छोटे, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्रिस्टल की तरह दिखते हैं उसके दाने, वैसा होता है बिल्कुल ये। ठीक है, once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. अब देखो क्या होगा कि जब ये वायरस किसी सेल को अफेक्ट करेंगे, तो ये जो सेल की जितनी भी मशीनरी होगी, यानी कि जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बनाता है, ठीक है, और जो प्रोटीन्स बनते हैं वो सारे ये ले लेंगे। यानी कि जो सेल की जितनी भी मशीनरी है जो सेल को जिंदा रखती है, उस सारी मशीनरी पर ये कब्जा कर लेंगे। अब जो सेल की मशीनरी है जो सेल को जिंदा रखती है, वही कब्जा हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब ऐसे ही बहुत जो पूरी बॉडी के जो सेल्स हो जाएंगे उन पे ये कब्जा कर लेंगे, तो सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जब सारे सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म के डेड हो जाएंगे, तो जो होस्ट है, जो ऑर्गेनिज्म है जिसपे इसने वायरस ने अफेक्ट करा है, वो भी मर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वायरस वायरस असल में एक इसका जो मतलब होता है वो होता है वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, यानी जहर। वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजनस, जहरीला फ्लूइड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में, वायरस के किसने इसको जो है स्टोर किया था, मतलब क्रिस्टलाइज किया था, किसने इसको जो है डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है दिमित्री इवानोविस्की, 1890। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इन तीनों साइंटिस्ट, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं किसने क्या किया था। तो पहला है दिमित्री इवानोविस्की, 1892 में ये आए थे। इन्होंने क्या बोला, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। देखो, टोबैको जो प्लांट होता है ना, उस पे एक बीमारी लगती है, उसका नाम होता है टोबैको मोजेक डिजीज, TMV डिजीज, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो अब वो जो बीमारी है जो टोबैको को हो रही थी, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है या माइक्रोब्स वो कर रहे थे। अब दिमित्री इवानोविस्की ने पता लगाया कि भाई टोबैको को ये जो बीमारी कर रहे हैं ये कौन से माइक्रोब्स हैं। ठीक है, दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। दिमित्री इवानोविस्की ने क्या करा, वो माइक्रोब्स ढूंढे जो बीमारी कर रहे थे टोबैको को, टोबैको मोजेक डिसीज। फिर उन जो माइक्रोब्स थे उनको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है एक, जैसे कि आप जब चाय छानते हो, छन्नी होती है, फिल्टर होता है, उसमें चाय की पत्ती होती है, ऊपर रह जाती है, बाकी फ्लूइड नीचे चल जाता है। उस तरीके से फिल्टर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट से बैक्टीरिया के फिल्टर होते हैं, कि उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो ऊपर ऊपर रह जाएगा और जो बाकी चीज होगी नीचे चल जाएगी। अब इनको क्या लगा कि भाई ये बैक्टीरिया से तो बड़े होंगे ही, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही छोटा होता है। तो अब ये इन्होंने देखा कि ये जो माइक्रोब जो इन्होंने रिकॉग्नाइज करे हैं, ये बैक्टीरिया का जो फिल्टर है उसको भी पार करके नीचे चले गए, यानी ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है, तो दिमित्री इवानोविस्की ने जो मोटी मोटी बात बोली थी जो हमें याद रखनी है, सबसे पहले इन्होंने रिकॉग्नाइज करा था, पहचाना था कि ये माइक्रोब्स हैं जो टोबैको को बीमारी करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने क्या करा था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करा और ये पता लगा दिया कि भैया ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं वायरस, मतलब वायरस इन्होंने अभी नाम नहीं दिया, इन्हें पता नहीं था क्या है वो, कि ये जो माइक्रोब है ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बीमारी कॉज करने वाले माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करना, दूसरा बैक्टीरिया से छोटे हैं ये बताना, दो पॉइंट। दूसरा, MW बिजेरेनिक। तो MW बिजेरेनिक जो है 1898 में आए थे, यानी कि 1892 से 1898, 6 साल बाद आए थे। इन्होंने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट। इन्होंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। क्या इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या किया, टोबैको का प्लांट लिया जिसको बीमारी थी टोबैको मोजेक डिसीज, उससे इन्होंने फ्लूइड निकाला, उसको एक्सट्रैक्ट किया, कोई सा भी मतलब फ्लूइड है उसको एक्सट्रैक्ट किया, और जो हेल्दी प्लांट था टोबैको का उसमें जो है उसको डाल दिया। अब जो हेल्दी प्लांट था वो भी इंफेक्ट हो गया, उसको भी टोबैको डिजीज बीमारी हो गई। तो इन्होंने ये बताया था कि ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को अगर हम इस बीमार वाले पेड़ से निकाल करके, टोबैको के बीमार वाले पेड़ से निकाल करके हेल्दी टोबैको के प्लांट में डालेंगे, तो हेल्दी वाला भी बीमार हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने ये जो नया पैथोजन था, यानी ये जो फ्लूइड निकाला था बीमार वाले पेड़ से, उस फ्लूइड के अंदर कुछ पैथोजेंस थे, माइक्रोब्स थे। उस माइक्रोब को जो नाम दिया था इन्होंने, वो दिया था वायरस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वायरस नाम किसने दिया था, MW बिजेरेनेक ने दिया था।
और जो फ्लूइड इन्होंने बीमार वाले पेड़ से निकाला था, उस फ्लूइड को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइडियम का मीनिंग क्या हुआ, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। यानी कि जो फ्लूइड है वो पहली बात तो लिविंग है, उसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो लिविंग है, और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और पैथोजन को क्या नाम दिया, जो डिजीज कॉज करता था, वायरस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एमडब्ल्यू बिजने के केस में याद रखने हैं। इन्होंने करके दिखाया था, डेमोन्स्ट्रेट करा था क्या, कि एक बीमार टोबैको से जो है फ्लूइड निकाल करके हेल्दी में डाल दिया तो हेल्दी वाला भी बीमार हो गया। और इन्होंने वायरस को नाम दिया था वायरस, यानी जो पैथोजन जो बीमारी कॉज करता था उसका नाम दिया वायरस। फ्लूइड को क्या बोला, कॉन्टेजियम वाइरम फ्लूइडियम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डब्ल्यू एम स्टेनले 1935 में आए थे, काफी सालों बाद आए थे। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि डिमित्री इमानोविस्की और एम डब्ल्यू बुजेरिनिक जो है ना, ये आसपास के टाइम पे थे, यानी कि 6 साल का इनके बीच में गैप था। लेकिन डब्ल्यू एम स्टेनले सबसे बाद में आए थे, 1935 में आए थे, बहुत सालों बाद आए थे, 36 37 साल बाद आए थे। showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of protein। और इन्होंने क्या करके दिखाया था, इन्होंने ये दिखाया था कि जो भैया जो वायरस है ना, इसको हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टल होता है ना वायरस का, वो ज्यादातर प्रोटीन का बना होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, यानी कि जिस होस्ट को, जिस भी सेल को इन्हें इन्फेक्ट करना होता है, अगर ये उसके बाहर है यानी उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये इनर्ट रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखो ये मैं पहले ही बता दिया कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि कंपलसरी है, आपको करना ही करना है अगर आपको जिंदा रहना है तो वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, कि वायरस को अगर जो है इसको न्यूट्रिशन चाहिए, जिंदा रहना है, तो वायरस जो होंगे ये पैरासाइट ही होंगे, यानी कि दूसरे सेल पे चिपकेंगे, उसे न्यूट्रिशन लेंगे, तब ये जिंदा रहेंगे, वरना तो ये नट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो तो हम एनसीईआरटी की जब हम डायग्राम्स करेंगे इसके बाद का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसमें देखेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रख सकते हो कि जो प्रोटीन कोट होता है इसका, उसको बोलते हैं कैप्सिड। जो प्रोटीन कोट होता है इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड होता है, ये छोटी छोटी सब यूनिट, या फिर बोल सकते हो कि ये पूरी बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो पूरी बिल्डिंग है वो एक छोटे 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 ब्रिक्स से मिलकर के बनी है, उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अराउंड गोल 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 ये कैप्सिड होता है। कैप्सोमियर्स अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म्स। हेलिकल मतलब जैसे हेलिकल, ये गोल गोल स्टेयर केसेस होती हैं, जैसे डीएनए होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वैसे कैप्सोमियर जो है वो अरेंज होती हैं। ठीक है, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो कि वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल विच इज इन्फेक्शियस। वायरस का कौन सा वाला पार्ट जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, प्रोटीन, प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं वो, या फिर इसका जो डीएनए या आरएनए जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो। न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस है या फिर कैप्सिड जो प्रोटीन कोड है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जेनेटिक मटेरियल, वो क्या हो सकता है, तो जेनेटिक मटेरियल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, अब एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो वायरस कंटेन्स बोथ। बोथ मतलब आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड किसी एक वायरस के अंदर नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला मैंने, कि वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। एनसीईआरटी की लाइन है। वायरस, वायरस इज न्यूक्लियर प्रोटीन। वायरस को हम क्या बोल सकते हैं एक शब्द में, न्यूक्लियर प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है,